हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 11वीं क्लास है हमारी और हम लोग देख रहे हैं हमारे भौतिक सिद्धांत और उसी में हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। और चैप्टर नंबर 6 में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका एक लेक्चर इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक आपका कर चुके हैं, देख चुके हैं। चैप्टर नंबर हमारा 6 है भू आकृति प्रक्रियाएं। भू मतलब पृथ्वी, आकृति मतलब उसका स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। बेसिकली हमने इसमें आपका बाह्य जनित फोर्स और अंतर्जनित फोर्स जो थे, तो आपके बल थे एक्सटर्नल और आपके इंटरनल जो फोर्स थे, उन बलों को हमने देखने का प्रयास किया और हमने देखा कि कैसे बाह्य बल और आंतरिक बल से कैसे स्थिति परिवर्तन होती है। इन सभी को हमने इसके अंतर्गत जानने का और उसको समझने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने भूपरपटी को देखा कि भूपरपटी में जब आपकी वो एक स्थान से दूसरे स्थान गतिमान होती है तो दो कारण हैं, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। यानी कि जब भी पृथ्वी की आपका सतह कटेगी या तो इस तरह से कटेगी या फिर इस तरीके से कटेगी, तो इसको बोलते हैं आपका क्षैतिज और उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। क्लियर है। और एक निश्चित तौर पर है इसके लिए क्या उत्तरदायी कारक है, कैसे फैक्टर है इन चीजों में, ठीक है, क्या हम इनको आपका देख सकते हैं, कैसे इनको कुछ कर सकते हैं, इन सभी पर हम लोगों ने गौर करके विचार करके आपका बात किया और इसको हमने देखा, ठीक है। और दूसरा हमने इसमें देखा भू आकृति जो प्रक्रियाएं हैं, उन भू आकृति प्रक्रियाओं को भी हमने देखा। और हमने भू आकृति प्रक्रियाओं में जियो बाप का मार्फोलॉजी जो बाप का प्रोसेसर है, इन पर हम लोगों ने विचार किया और इसको ही हमने गौर करके आपके देखा और एक एक करके बात की। प्रक्रिया में बाह्य जनित तत्वों को हमने पढ़ा, जल हिम वायु इत्यादि को हमने देखा, सब पर एक बात करी। काल प्रवणता क्या होती है इसको हमने देख लिया और प्रवाह जल जन हिम किस तरीके से, जो भी आपका प्रवणता का मतलब होता है बेसिकली ढाल, तो आपके बाह्यजनिक कटाव किससे होता है, तो जल के माध्यम से मैं आपको बताया था। दूसरा हिम और वायु, यानी तीन ही ऐसे कारक हैं, तीन ही प्रोसेस हैं जिनके माध्यम से आपका जो आपकी भू परपटी में जो भी स्थलाकृति पार पर्वत पठार जिनसे उनका कटाव होता है, मेनली ये तीन ही है और इन तीनों को हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। इसको हमने देख लिया। और भूमिगत जल है, हिमालयी पवन लहर, इन सब के ऊपर ही इन सब से हम लोग इसमें आपका देख रहे हैं। क्लियर है। इसी को हम लोग आपका देख भी चुके हैं, ठीक। आगे देखिए, अगला है पटल विरूपण, ठीक है। इसको हम समझा कि पटल को संचलित उत्थापित नियमित करती है। दो बल को हमने देखा, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमने इनको आपका देख लिया, क्या प्रक्रिया थी, क्या प्रोसीजर था। इसमें हम लोग आपका देख चुके हैं बर्सन, टेम्परेचर कैसे है, दक्षिणाभिमुखी ढाल क्या है, पश्चिम। अब देखिए दूसरा मैंने ये बताया था, इसमें जो इंपोर्टेंट मैंने बताया था कि किसी भी फैक्टर के लिए वर्षा और आपका जो तापमान पर निर्भर करता है। यानी कहीं भी किसी पर जो भी आपकी वनस्पति का घनत्व कैसा होगा, वनस्पति के प्रकार और वितरण जो है वो दो चीज पर डिपेंड करते हैं। आप देखते हैं पूरी पृथ्वी पर अलग वनस्पति, अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती है और उसका मुख्य कारण क्या है कि वर्षा और तापक्रम पर निर्भर है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाह्यजनित भू आकृतियां प्रत्यक्ष रूप से मानव पर अप्रत्यक्ष रूप से मानव पर प्रभाव डालती हैं। दूसरा मैंने इसमें आपको बताया था कि आप ध्यान रखिए कि जलवायु प्रदेशों में जलवायु तत्व ऊंचाई में अंतर दक्षिणामुखी ढाल पर पूर्वी एवं पश्चिमी ढाल की अपेक्षा सूर्य अधिक प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि दक्षिणी ढाल की तुलना में पूरब एवं पश्चिम में क्या होता है, सूर्य का टेम्परेचर अधिक होता है। यानी कि पूछ ले कि दक्षिण में और पूरब और पश्चिम में की अपेक्षा अगर आप देखोगे सूर्य तब अधिक प्राप्त होता है। यानी कि दक्षिण में अधिक है, कहां पर, पूरब और पश्चिम की तुलना में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। कारण है स्थानीय विभिन्नता, पुण्य से वायु का वेग, दिशा, वर्षण की मात्रा, गहनता, वर्षण, ये सारी चीजें क्या है, इस पर आपका डिपेंड होती हैं। ये सारी चीजें हैं। यदि जलवायु कारक समान होंगे तो बाह्य जनित भू आकृतीय प्रक्रियाओं में गहन सैलों का प्रकार, संचरण की निर्भरता है और संचरण का वलन, भ्रंश और ये सारी चीजें जो है हमको इसमें आपका दिखाई देगी और इसी पर हम लोग इनको बात भी करेंगे। क्लियर है। चलिए, अब हमें बेसिकली यहां तक पढ़ लिया था
और हमें यहाँ से आगे पढ़ना था कि जलवायु कारक समान होते हैं, इसको हमको पढ़ना था। चलिए इसको हम लोग आगे शुरू करने से पहले जितना पीछे पढ़ा है इसमें किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी का, कोई क्वेरी किसी की, देख लिया। चलिए अब देखिए क्या कह रहे हैं, यदि जलवायु कारक समान हो तो बाह्य जनित यानी कि जो बाहर से आपका फोर्स लग रहा है, अगर हम कहने लगे कि जितने भी जल के कारक हैं अगर वो सब समान हो तो कह रहे भू आकृति प्रक्रियाओं के कार्य की गहनता शैली के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करता है। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड है कि किस प्रकार का आपका सेल है, कैसी उसकी संरचना है, इन सब पर आपका ये सारी चीजें आपकी डिपेंडेंट है। संरचना में वलन, भ्रंश, स्तर, पूर्वामुखी, झुकाव, जाड़ों की उपस्थिति, अनुपस्थिति, संस्तर, तल, घटकों, खनिज का कठोरता, कोमलता और उनकी रासायनिक संवेदनशीलता। ठीक, ये सारी चीज क्या करती हैं, इन चीजों पर आपका डिपेंड करती है। ठीक, और इन चीजों पर ये सारी चीजें आपकी महसूस भी हैं और ये आपका महसूस करती है। ठीक है, अब देखिए एक स्ट्रक्चर हमको दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। देखिए ये है आपका वर्षा, 0 से लेके 600, 1200, 1800, 2400, ये मिलीलीटर यानी कि सेंटीमीटर में इसको बेसिकली में आप लें। ये टेम्परेचर है 0 से लेके 10, 25, 30 ऊपर बढ़ा हुआ है। ठीक, और इसमें हमको आपका दिखाया गया, अगर ऐसे है यहाँ पर आपके नूतन सेल है, यहाँ सूक्ष्म रासायनिक सेल का परिवर्तन है, अगर डार्क दिखाया गया है यहाँ पर सामान्य रासायनिक शब्दान है, मृतिका है, एल्युमिनियम है, लोहा है, इनको आपका समझाया गया है। और हाइट रखा है 3000 मीटर तक आपका इसमें रखा गया है। ठीक, तो आप देखिए टुंड्रा जो आपके प्रदेश हैं उन टुंड्रा प्रदेशों में वर्षा बहुत कम होती है और टेम्परेचर आपका कम मिलता है। ठीक है, जो आपका टैगा पोजाइल है उनमें उनकी मुकाबले थोड़ी वर्षा होती है लेकिन टेम्परेचर वहां भी कम मिलता है। स्टेपी देखिए, अर्धमौस्तल देखिए, ये पूरी कंडीशन को इसमें आपका दिखाया गया है। आगे आप पढ़े, थोड़ा पढ़े और समझे तो ये चीजें और अच्छे रूप से स्पष्ट आती हैं। क्या कह रहे हैं कि चित्र 6.2 में जलवायु एवं अपक्षय मेंटल की गहराई है। अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है आपका कटना, कटाव। या कह सकते हैं टूटना। अब अगर ये मेंटल है तो मेंटल कहां हुआ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये आपका मेंटल है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ठीक, तो कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की सेलों में अपनी संरचना में विभिन्नता के कारण कि जो भी हर कोई सेल है उसमें उसका डिफरेंट अलग होने की वजह से भू आकृति प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न विरोधी क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष सेल की प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण वहां दूसरी प्रक्रिया में प्रतिरोधक रहित हो सकती है। कैसी हो सकती है, एक दूसरे से आपका ये प्रतिरोधक आपका हो सकती है, वहीं दूसरी प्रक्रिया में प्रतिरोधक रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु की दशा में विशेष प्रकार की सेल भू आकृति प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न अक्षांशों पर प्रतिरोधी प्रस्तुत करती है। ऐतवत है यानी कि हमको ज्ञात है कि विभिन्न दरारों में कार्य कर रही और स्थायिक विभिन्नता के कारण बनती है। कह रहे ऐसा क्यों है, हम इसको जानते हैं कि जो अलग अलग आपके दरारें होती हैं स्थलाकृति है, जो उनकी स्थलाकृति की जो आपकी डिफरेंसेस है उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हमको जो है आपका देखने के लिए आपका मिल जाती है। ठीक, अल्प अवधि में अवनयन हो सकता है, दीर्घ अवधि में सतत स्रोती के कारण सेलों को तीव्रता से आपका प्रभावित होता है। ठीक, और दीर्घ अवधि में सतत स्रोती के कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। कैसे करता है कि तीव्र रूप से आपका सेलों को ये सब आपके प्रभावित करता है। अंततः यह स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता में मूल रूप से भूपर्पटी की
भू उदय से संबंधित है तथा धरातल के पदार्थों के लिए संरचना में अंतर, भूमि आकृति प्रक्रियाओं और उनकी सक्रियता के अंतर के कारण एक नया रूप विद्यमान है। कैसे होता है? इन्हीं सब के कारण भू प्रक्रियाओं में एक नया जो रूप है, वह नया रूप आपका इसमें विद्यमान होता है, ये कह सकते हैं। जो विद्यमान है वो आपका रहता है। कुछ बाह्य जनित भू आकृतियां के तथा भू आकृतिक वितरण को प्रस्तुत किया गया है। कैसे हैं? उन सारे भू आकृतियों को क्या किया गया है? आपका वितरण किया गया है। ठीक है। अगला है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, वो है अपक्षय। अब आप अपक्षय को समझेंगे कि वेदरिंग क्या होता है, वेटरिंग क्या होता है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। कह रहे हैं कि अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरालता के पदार्थ की प्रक्रिया शामिल की गई। क्या कह रहे हैं? पदार्थ की जो प्रक्रिया है वो आपका शामिल की गई है। अब अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्व को धारण की प्रक्रिया शामिल, यानी कि अपक्षय के अंतर्गत वो चीजें हैं जो आपका वायुमंडलीय तत्व इसमें धरातल पर है। ठीक है, और वो ही आपका प्रोसेस में सम्मिलित है। अपक्षय के अंतर्गत ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्राय सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं? धरातल के रूप को आपका प्रभावित करती। ठीक, इसको देखिए, इसको आगे बढ़े। कह रहे हैं कि अपक्षय को मौसम एवं जलवायु कार्य के माध्यम से सेलों को यांत्रिक विखंडन यानी कि मैकेनिकल एवं रासायनिक डिकम्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, डिकम्पोजिशन के रूप में आपका परिभाषित किया गया है। चूंकि अपक्षय में पदार्थ का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य चालन होता है एवं स्वस्थानिक यानी कि इन सिटू और दूस्थानिक आउट सिटू की प्रक्रिया है, यानी कि एक स्थान पर रह जाए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए। ठीक है, कह रहे हैं कि अपक्षय प्रक्रिया जटिल मौसमिक एवं जलवायु की स्थलाकृति एवं वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती है। इसमें सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रिया अपितु अपक्षय मंडल की गहराई एक जलवायु से दूसरे जलवायु की विभिन्नता होती है। कैसे होती है? एक जलवायु की दूसरे जलवायु के साथ विभिन्नताओं में ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा कि जो भी अपक्षय प्रोसेस होता है उसमें जलवायु का विशेष महत्व है और प्रोसेस है। और ये मेंटल की बात कर रहे हैं, ऊपर की बात है, नीचे की अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो मेंटल है उसमें कैसे क्षरण हो रहा है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर देखिए बाप की दरार पड़ गई, पानी गया साधु नीचे गहरी हो जाए और मेंटल को आपका इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, कह रहे हैं कि जितना भी अपक्षय प्रक्रिया यानी कि जो भी अपक्षय की प्रक्रिया होती है इसमें तीन चीजें यानी कि तीन फैक्टर या आपका तीन तरह से काम होता है। पहला है आपका रासायनिक, दूसरा है भौतिक, और भौतिक को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? यांत्रिक, और तीसरा है आपका जैविक। यानी कि अपक्षय के अगर आप पूछो कि अपक्षय कितने माध्यम से हो सकता है तो आप कहेंगे अपक्षय तीन माध्यम से हो सकता है। रासायनिक माध्यम से हो सकता है, भौतिक या यांत्रिक माध्यम से हो सकता है, या फिर आपका क्या है? जैविक माध्यम से हो सकता है। ठीक है, यह आपको देखना है। ठीक, इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपथ ही अगले काम करती है और इसमें कोई ना कोई प्रोसेस आगे आके काम करती है, परंतु किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है। यानी कि फैक्टर सारे वैरी होते हैं। मान लीजिए यहाँ फिजिकल लग रहा है तो शायद आगे आपका जैविक हो जाएगा, शायद जैविक हो तो उसके साथ आपका क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। लेकिन इसमें एक फैक्टर ऐसा होगा, एक प्रक्रिया ऐसी होगी जिसका क्या होगा? अधिक आपका महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। कैसा होगा? महत्वपूर्ण जो योगदान है आप उसको देख सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला है रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया। क्या है? रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया को हम लोग इसमें आपका गौर करके आपका देखेंगे कि रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया क्या है। तो अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन,
कार्बोटीकरण, जलीयकरण, ऑक्सीकरण, न्यूट्रॉनीकरण, सेलों के अपघटन, विलयन, न्यूनतरीकरण के कार्य करते हैं, जो रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परावर्तित होती है। कैसे होती है? इन सारी चीजों में परावर्तित होती है। अपचय प्रक्रिया है, उसमें विलयन होगा, ठीक है, कार्बोनेटीकरण होगा, जलयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, न्यूनीकरण होगा, ये सेलों के अपघटन है और उसका विघटन है, इन्हीं के माध्यम से सारी चीजें होती हैं। और कह रहे हैं कि रासायनिक क्रिया द्वारा ही सूक्ष्म यानी कि क्लास्टिक अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी कि इसी के कारण जितने भी हैं, जो उनका स्टेज मतलब होती है अवस्था, कोई किस अवस्था में है, कोई आपका जो उनकी आकृति स्थिति बनी होगी, उसी में चेंजेस की बात है। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य मामलों की प्रक्रिया द्वारा चट्टान का न्यूनीकरण है। कह रहे हैं कि जितना भी चट्टान का टूटना फूटना होता है, ये सारी चीजें किसके माध्यम से होती हैं? अगर आप पृथ्वी पर हैं तो ऑक्सीजन होगा, धरातलीय जो आपका जल है, ये धरातलीय मृदा या और अन्य ऐसे अमल प्रोसेस हैं, केमिकल प्रोसेस हैं, जिनके माध्यम से चट्टान का टूटना या उनका कम होना, न्यूनीकरण का मतलब है उसका कम, उसमें कमी आना, ठीक है, होता है। इनमें ऊष्मा के साथ साथ जल एवं वायु, क्या दिखाया गया है बच्चों? जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति के लिए आवश्यक है। कैसी है? इन सभी को तीव्र गति के लिए कैसा है? आवश्यक है। ठीक, वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधे एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। कैसा है? भूमिगत मात्रा को आपका बढ़ा देता है। ठीक है, ये आपको देखना है। और कह रहे हैं विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रक्रिया की अनुसंधानशाला में प्रक्रियाओं के समान ही होते हैं, और इनमें ये सारे प्रोसेस एक समान के रूप में आपका, हमें ये सारी चीजें इसमें देखी जाए। क्लियर है? तो कौन कौन से हैं? अगर आपसे बात करी जाए तो आपका तीव्र गति के लिए तो जल और वायु, ठीक है, ये दोनों फैक्टर है। और आपका ऑक्सीजन, कार्बन हो सकता है। और आप कहते हैं कि वायु में विद्यमान जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके पौधों और पशुओं को क्या करती है? अपघटन में भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। यानी कि बेसिकली जो कार्बन सिंक है वो बेसिकली हमारी अर्थ में आपका बढ़ जाता है, और रासायनिक प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता है। अगला है इसमें भौतिक अपक्षय प्रक्रिया। ये जो भौतिक है, देखिए ये कौन सी देखी थी? रासायनिक रूप से। रासायनिक रूप में कोई ना कोई आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, किसी न किसी अम्ल की वजह से वो चीजें इफेक्ट हो रही होगी, जैसे कोई विलयन हो, कार्बोटीकरण हो, जलायन हो, ऑक्सीडेशन हो, इनकी वजह से होता है। कोई केमिकल प्रोसेस हो, कार्बन सिंक हो जाए, उन्हीं की वजह से सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा है फिजिकली आपका अपक्षय प्रक्रिया। ठीक है, फिजिकली वैज्ञानिक आपका प्रोसेस। कह रहे हैं भौतिक या रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुप्रयोगों बलों यानी कि कुछ फोर्सों पर क्या करती है? कुछ बलों पर आपका निर्भर करती है। अनुप्रयोग बल में निम्नलिखित हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे अत्यधिक बल पर दबाव। अब किसी कारण से किसी भी चीज पर आपका अधिक फोर्स अगर लग जाए तो हो सकता है। अभिरूपण प्रति बल हो सकता है। ताप क्रम में परिवर्तन, कोई आपका टेम्परेचर है किसी भी रूप में चेंज हो जाए, किसी क्रिस्टल पर वृद्धि हो जाए। अगर आप टेम्परेचर को लगाएंगे तो शायद उसका जो प्रोसेस है, जो गति है, वो आपका चेंज हो जाए, शायद उसमें रवों में वृद्धि हो जाए, तक चट्टान के अंदर दाने अधिक बन जाए, पशुओं को जो क्रियाकलाप है उसकी स्थिति उनमें ओपन होने लगे, या बल हो या सूक्ष्म या आधान चक्र में नियंत्रित जलों का दबाव, इनमें से कई बार धरातल और विभिन्न धरातल पदार्थों पर अनुप्रयोग होती है, जिसका परिमाण सेलों की विभंग प्रोसेस होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय वितरण एवं दाब के निर्मुक्त होने की कारण होता है। ये प्रक्रिया लघु एवं मंद होती है। कई बार संकुचन में वितरण के कारण सेलों में सतत फलस्वरूप सेलों को हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें क्या होती हैं? इसमें बहुत आराम से होती है। ठीक है, देखिए केमिकल और फिजिकल के प्रोसेस को एक बार देख लीजिए। कोई डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए। देख लिया, आगे बढ़ते। कह रहे हैं जैविक
कार्य एवं अपक्षय यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी एवं वेटरिंग क्या होता है? कह रहे हैं कि जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि एवं संरचना से उत्पन्न अपक्षय अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिज आयन को स्थानांतरण की दिशा में योगदान है। बेसिकली जो हमारा जैविक अपरदन है यानी कि जो आपका बायोलॉजिकल अपरदन होता है उसमें प्रोसेस क्या है कि जो हमारे जीव हैं उन जीवों की जो वृद्धि है या संचलन को उत्पन्न करता है। क्लियर है? अच्छा, संचलन का मतलब क्या होगा? क्या ये कंडेंसेशन वाला आपका संचलन है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान को आपका गति करने वाला आपका संचलन है? कह रहे हैं कि अब अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिज के आयन का स्थानांतरण की दिशा में योगदान है। बेसिकली आप खनिजों को देखते हैं। क्लियर है? और आपने पहले मैंने आपको पढ़ाया भी है और आपको 10th क्लास का ध्यान भी हो तो खनिजों का आपने कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लियर है कि कौन कौन से खनिज होते हैं, कैसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली क्या है, उनका ट्रांसफर है एक दिशा से एक दिशा की ओर। ठीक है? और चूंकि आप जानते हैं कि जो केचुआ होता है, आपकी दीमक है, चूहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो क्या करते हैं, जीवों द्वारा बिल खोदते हैं। आप देखते होंगे कि आप किसी जमीन को देखिए, अगर उसमें सांप का घर हो तो बहुत सारे मिट्टी को खोदकर उसकी लेयर को तोड़कर वो ऊपर निकाल देते हैं उसको। क्लियर है? और ऊसर जैसी बन जाती है। ऊसर का मतलब है बहुत उपजाऊ, आपकी महीन जैसी हमको दिखने लगती है। क्लियर है? ये किस कारण होता है? तो जो आपके चूहे, जो केचुआ है, आपका दीमक है, और इनके माध्यम से ये चीजें होती हैं। जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने से एवं बीजिंग यानी कि फन द्वारा नई सतह का निर्माण होता है, यानी कि जो आपकी नई सरफेस है वो आपकी बन जाती है। अब इससे क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया के लिए यानी कि जो आपका केमिकल प्रोसेसिंग है उसमें अनावर्त यानी कि एक्सपोज की सतह में नमी एवं हवा का वेदन में सहायता मिलती है। अगर मान लीजिए कोई जमीन आपकी कठोर थी, चूहों ने उसको खोद दिया, उसकी सतह अब क्या होगी, जो शायद नम ना हो पाई हो शायद नम हो जाए, और हवा उसमें वेधन मतलब उसको हवा उसके अंदर आपका प्रोसेस कर जाए, उसके अंदर तक पहुंच जाए। वेधन का मतलब होता है छेदना, उसके अंदर तक जाना। क्लियर है? शायद उसको छेदने में उसको क्या मिल जाए, हेल्प मिल जाए। किसके माध्यम से मिली होगी ये हेल्प? तो केचुआ, दीमक और चूहे के माध्यम से ये हेल्प मिली है। क्लियर है? आप देखिए, कह रहे हैं कि मानव भी वनस्पति को अस्त व्यस्त करता है, कर रहे हैं। अब देखिए अस्त व्यस्त कैसे हो रही है आप जान सकते हैं। जैसे खेत जोतते हैं हम लोग, क्लियर है, और मिट्टी में कृषि करके जो आपके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिज के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित में सहायक होता है। अच्छा, थोड़ा समझिए आप। अगर कोई किसान किसी मिट्टी को जोतता है, क्लियर है, तो पहले तो आपको ये थोड़ा प्रोसेस क्लियर करना पड़ेगा कि जोतना तक क्यों है। अगर हम किसी मिट्टी की जुताई करते हैं तो उसका क्या कारण है। क्लियर है? और आप कहते हैं कि एक बार हम लोगों ने खेत लगाया है तो खेत लगाने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ निराई गुड़ाई करनी चाहिए ताकि पौधों की जड़ तक पानी पहुंच जाए और पौधों की जड़ तक हवा पहुंच जाए। क्लियर है? ये आम प्रोसेस है। आप जानते हैं जब भी बागवानी होती है, कोई कृषि होती है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि क्या हो कि हवा पानी पौधों को अच्छा लगना चाहिए ताकि उनका सबका मिश्रण हो जाए। तो क्या होगा मिश्रण में, आपका वायु, जल और खनिज अगर इनका मिश्रण हो जाएगा तो इससे क्या होगा, आपका नया संपर्क स्थापित होगा और जो हम कृषि कर रहे हैं शायद उसमें वो हेल्पफुल भी हो। कह रहे सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ, ह्यूमक। अब देखिए, अब आपके कुछ फॉसिल्स बनते हैं, कुछ आपके ह्यूमस होता है। ह्यूमस में क्या होता है, आपने पेड़ पौधे पत्तियां थी, उनमें बारिश पड़ी, पानी पड़ा, धूप पड़ा, टेम्परेचर लगा और वो गल सड़ जाती है। क्लियर है? और गल सड़ने पर ह्यूमस बनता है। ह्यूमस यानी कि खाद जैसा बन जाता है। अगर वो खाद बनता है तो किसके लिए आपके लाभदायक होगा? अगर ह्यूमस किसी स्थान पर है, उसकी प्रचुरता है, तो ऑब्वियस आप कह सकते हैं वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो उनको ही आपका बेनिफिट देता है, उनको लाभ देता है। ठीक? और कह रहे हैं कि कार्बनिक एवं अन्य अम्लीय तत्व जैसे उत्पादन में योगदान देते हैं। और ह्यूमस अगर अच्छा होगा, ह्यूमस की मात्रा अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छा होगा। और जो आपका कार्बनिक है और अन्य बहुत सारे अम्ल और बहुत सारे तत्व में खनिज तत्व की बात कर रहे हैं, उत्पादन में योगदान देते हैं, यानी कि
ह्यूमस की वजह से ही आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, आप लोग हरी खाद गेरते हैं, गोबर की खाद आप लोग मिलाते हैं, पेड़ पौधों की आपकी सड़ी गली पत्तियों को आप लोग खेत में गेरते हैं, ताकि क्या हो जाए, कंपोस्ट खाद मिल जाए। बेसिकली कंपोस्ट खाद है क्या, तो ह्यूमस ही है। क्लियर है? और क्यों यूज करते हैं, ताकि फसलों का उत्पादन उसमें बढ़ सके। तो ये हमारा क्या था, आपका जो हम लोग अपर्दन देख रहे थे, बेसिकली तीसरा प्रकार का था, एक रासायनिक भौतिक, और थर्ड में ये आपका जैविक बायोलॉजिकल, जो बायो वाला है उसको हम देख रहे थे, जिसमें कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण और घुलन बढ़ जाता है। क्लियर है? और पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थ में जबरदस्त दबाव डालती हैं, उन्हें यांत्रिक ढंग यानी कि जो आपका मैकेनिकल से तोड़कर अलग कर देता है। अब देखिए प्रोसेस कौन सा है आपका, जैविक, लेकिन हो क्या रहा है, पौधों की जड़ों की जो धरातल है उन पर क्या करती है, दबाव डालती है, और उन्हें यांत्रिक यानी कि भौतिक ढंग से उनको तोड़ देता है। और हमने अभी एक चीज पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ रहे थे कि अपक्षय की प्रक्रिया में तीन प्रमुख आपके क्या है, तीन प्रमुख है, एक है रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब हम लोग जैविक पढ़ रहे हैं, अब देखिए कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी प्रक्रिया कभी अकेले काम नहीं करती, यानी कदापि ऐसा नहीं हो सकता कि केवल केमिकल ही आपका चेंज हो रहा हो, फिजिकल इफेक्ट ना हो। अगर उसमें जैविक हो रहा हो तो उसमें आपका फिजिकल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही प्रोसेस में काम नहीं करता। क्या कह रहे हैं, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी चीज हो रहा है तो एक का प्रोसेस ज्यादा हो सकता है, दूसरे का कम। जैसे एग्जाम्पल रूप में हम अभी क्या देख रहे थे, आपका बायोलॉजिकल वर्किंग देख रहे थे। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए पूरा काम तो किसने किया, इफेक्ट किसने ज्यादा रहा, बायोलॉजिकल का, लेकिन उसमें दूसरा भी किसी का योगदान था, यांत्रिक ढंग से यानी कि मैकेनिकल ढंग से उसको तोड़ देता है। यानी कि आपका इस जैविक जो कार्य का जैविक अपर्दन के साथ कौन सा अपर्दन भी साथ हो रहा था, मैकेनिकल। क्लियर है? भौतिक वाला। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है मेन, कि आपका अपक्षय प्रक्रिया के दौरान कोई भी एक फैक्टर अकेले रूप से जिम्मेदार या एक अकेला फैक्टर काम नहीं करता, बल्कि एक या दो से अधिक फैक्टर होते हैं। बस क्या हो सकता है कि उसमें किसी फैक्टर का योगदान ज्यादा या कम हो सकता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।